गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी, चूँकि ये क्लास 10th चल रहा है अभी आपका। तो कहीं ना कहीं आपके साथ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज मैं एक नया चैप्टर के साथ मैं बैठा हूँ आज कुछ काम करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बात करना चाह रहा था आप सबसे। मुझे मालूम है लॉकडाउन की कंडीशन है। लॉकडाउन की कंडीशन में आपकी ज़िंदगी, आपकी पढ़ाई के कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हमारे साथ भी हैं। यानी कि हम सारे टीचर्स के साथ हैं और आप सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं। क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन में शामिल था कि हम क्लास में बैठते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और ये सब चीज़ जैसे पूरा पैटर्न बिल्कुल एक चेंज सा हो गया है कि आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं अभी अपने घर पे बैठा हूँ, और हम कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से कि हम आपके काम को कुछ आसान कर सकें। और इसी काम को आसान करने के लिए हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मुझे एक चीज़ लगता है कि बदले हुए हालात में, बदले हुए परिस्थिति जो अभी चल रही है हमारे साथ, आपके साथ, तो मेरे ख्याल से इसे एक बदलाव या इसे एक चेंजेस का एक कह सकते हैं कि हिस्सा मान करके हमें और आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि शायद अब टाइम भी यही है आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि जिस हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर जिस हिसाब से बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, उस चेंज होते साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हम भी अपने आप को उस समय के हिसाब से बदलें, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करें, और बदलते हुए जो कंडीशंस हैं हम उसको एक्सेप्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार सरकार की तरफ से भी रिपोर्टें आ रही हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई को प्रमोट किया जाए, और शायद आने वाले समय के लिए यही एक विकल्प होगा। जहाँ तक स्कूल की बात है या स्कूल खुलने की बात है, तो अभी टाइम लगेगा, और मेरे ख़्याल से ये जुलाई या अगस्त तक कंडीशन जा सकती है, या जुलाई या अगस्त तक ये स्कूल या कॉलेजेस खुल सकते हैं। तो समय अभी काफ़ी लंबा है, और इतने लंबे समय में हम लोग चूँकि बैठ कर के रह नहीं सकते, हमें काम करना है, आपको भी तैयारी करनी है। अगले साल समय पर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, सीबीएसई अपना काम कर ही रहा है, एग्ज़ाम्स भी आपके टाइम पे हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी यही हो जाता है कि हम और आप दोनों मिलकर काम भी अच्छे से करें। तो फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना काम अच्छे से करें, और मुझे मालूम है थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, थोड़ी चैलेंजेस हैं, थोड़ी चुनौतियाँ भी हैं आपके साथ। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ पे अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं, विचार आप अपने लिख सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। हम उस हिसाब से हम आने वाले वीडियोस में उस प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और हमने पहले से अपना व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया हुआ है, तो व्हाट्सअप नंबर जो हमने जारी किया हुआ है, तो उसमें भी आप अगर चाहें तो आपके पास कोई अगर सवाल है, कुछ सुझाव है, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समय से मैं आपको जवाब दे सकूँ। तो इस चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, और हमें एक्सेप्ट करना भी चाहिए। और इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं इस नए पैटर्न पे, जिसको कि हम लोग ऑनलाइन के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। और चूँकि शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि एग्रीकल्चर का एक छोटा सा नोट्स टाइप का एक छोटा सा मैंने वीडियो क्रिएट किया था कुछ टाइम पहले। अभी मैंने उसको पोस्ट भी किया था, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चों ने हमें कहा था कि ये सफिशिएंट नहीं है, और प्रॉपर वे में एक एग्रीकल्चर का चैप्टर का मैं वीडियो फिर से बनाऊँ। तो चलिए हम एक नए वीडियो पे आज फिर से काम करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं आप सीधे चैप्टर पे, बात करते हैं। बाकी आपके सलाह सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। 10th क्लास का आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, कृषि, खेती, आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें, तो शायद ये दुनिया का सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। यानी कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई,
और ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत होने के साथ ही एक तरह से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हुई। और इस जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तब से एग्रीकल्चर हमारी आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि हिस्सा बनता चला गया, और हम लोग उस पर डिपेंडेंट होते भी चले गए। और आज आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एग्रीकल्चर की ये कंडीशन है। एग्रीकल्चर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से काइंड्स हैं, क्या क्या इसके तरीके हैं खेती करने के, और भारत में नॉर्मली किस तरह की खेती की जो प्रक्रिया है वो होती है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। लिखा है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। Two-thirds of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activities which produce most of the food that we consume. Besides food grains, it also produce raw materials for various industries. देखिए, मतलब यह है कि एग्रीकल्चर की चूँकि हम बात कर रहे हैं, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर की प्रक्रिया में, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। और इंगेज्ड होने के साथ साथ एग्रीकल्चर हमारे देश का सबसे प्राइमरी कह सकते हैं कि एक ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ भी है। और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ तो है ही, इसके अलावा फूड्स के साथ साथ फूड का तो प्रोडक्शन होता ही है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, हम ज़िंदगी जीते हैं। बट ये ग्रेन्स के साथ साथ अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल के प्रोड्यूस करने का भी ये काम करता है। जैसे आगे कहता है कि कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। तो डेफिनेटली अगर आप जानने समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आपको मिल सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट हैं। जिसमें कि आपका सबसे तो पहले आ सकता है कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और इसको जानने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा और भी है कि जैसे मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक द टी, कॉफ़ी एज स्पीसीज ईटीसी आर आल्सो एक्सपोर्टेड। यानी कि भारत में एग्रीकल्चर सिर्फ अपनी ज़रूरत को ही नहीं पूरा करता बल्कि हमारे देश में काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि ये जीडीपी को भी ठीक करता है। जीडीपी में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी होता है। टाइप्स ऑफ अगर फार्मिंग के हिसाब से बात करेंगे तो देखिए, पूरे भारत में चूँकि टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की जो पहुंच है वो सबके पास तक एक जैसा नहीं है। यानी कि हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जो एग्रीकल्चरली वो बहुत रीच हैं, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, खेती की कंडीशंस उनकी बहुत अच्छी है। जबकि भारत के कई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी तक या तो पहुँच नहीं पाया या वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी कैपेबल नहीं है कि वो उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकें। तो उस हिसाब से ओवर ये लिखा है कि ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब ये था कि कहीं ना कहीं खेती का तरीका भी क्या है कि समय के साथ चेंज होता चला गया। जैसे जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशंस बदलती चली गई, टेक्नोलॉजिकल हम कैसे और यूज़ करना है जिस हिसाब से हम उसको डेवलप करते चले गए, एक तरह से सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस होते चले गए। तो वो सब सारे कंडीशंस थे जिससे क्या हुआ कि खेती के जो तरीके थे, खेती का के जो आयाम थे वो भी कहीं ना कहीं बदलते चले गए। तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये एक इस तरह का एग्रीकल्चर कंडीशन है जिसमें कि अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे एक तरह से जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि जिससे सिर्फ ज़िंदगी चल सकती है, एक इस तरह की ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सिस्टम है। और इस एग्रीकल्चर सिस्टम में मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसे छोटी ज़मीन पर खेती की जाती है। छोटे ज़मीन पर खेती करने के साथ साथ इसमें जो ट्रेडिशनल कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है। जिसमें कि कह सकते हैं कि हल की बात करें, डाव की बात करें, ये सब सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहा जाता है कि इसमें जो खुदाई करने के लिए एक विशेष तरह के जो स्टिक्स होते हैं, छड़ियाँ होती हैं,
उन छड़ियों को भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये सब सारे वो चीज़ें हैं, यानी कि तरीका जो होता है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होता है। और ये एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली इसी को कहा जाता है। और इस तरह के जो कंडीशंस है वो मानसून पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट होता है, जो मतलब सॉइल की जो कंडीशंस होती है। एंड कहता है कि अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू दी क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे मैंने आपसे बताया मानसून पर निर्भर होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी होता है। लिखा है कि इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन दियर फैमिली। मतलब ये कहता है कि कैसे एग्रीकल्चर सिस्टम होता है जिसमें कि क्या किया जाता है कि ज़मीन के टुकड़े को साफ़ किया जाता है, यानी कि जो उसमें अनवांटेड चीज़ें होती है उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद उस पर आग लगा दी जाती है, और आग लगाने के बाद उस पर खेती की जाती है। और इस तरह की खेती पर ज़्यादातर क्या होता है कि अपने परिवार के लिए ही जो इस तरह के जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब उस ज़मीन की जो कह सकते हैं कि फर्टिलिटी पावर जब डिक्रीज़ होता चला जाता है, घटती चली जाती है, तो ये जो किसान है उसे कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं और फिर एक नए ज़मीन या खेती के लिए एक नए ज़मीन कह सकते हैं कि तलाश में वो एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि मूव हो जाते हैं दूसरे ज़मीन की तलाश में। हाँ, ये कंडीशंस है क्योंकि इस तरह के ज़मीन में किसान किसी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करता, इसलिए इस तरह की ज़मीन पर खेती भी कहीं ना कहीं कम होती है। यानी कि उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो किसानों को नहीं मिल पाता। तो ये कंडीशंस हैं। और ज़मीन पर की जो जैसा कि मैंने आपसे कहा खेती भी कम होती है, तो देश के इसे अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि और भी है, थोड़ा मैं और आगे बढ़ूँ, जैसे इसमें लिखा है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लो, जो मैंने बताया अभी आपको कि इसमें ज़मीन की जो फर्टिलिटी पावर है वो कमज़ोर होती चली जाती है। और इसी तरह से है फिर कि कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग्स, यानी कि इस तरह की जो खेती के जो तरीके हैं, क्या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं? तो डेफिनेटली हो सकते हैं, जिसमें कि एक झूमिंग एग्रीकल्चर का नाम दिया जाता है, जिससे देश के अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसमें कि आप यहाँ पे बुक में क्लियरली आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा भी है कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे आसाम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड में इसे झूम के नाम से भी जाना जाता है। तो झूम जो है वो स्लैश एंड बर्न की एक कंडीशंस है, और इसे दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, झूमिंग वाले में लिखा भी है यहाँ पे साफ साफ कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो मिल्पा के नाम से मैक्सिको में जाना जाता है, सेंट्रल अमेरिका में कोनिको के नाम से, वेनेजुएला में रोका के नाम से, और ब्राज़ील में मोसेले के नाम से जाना जाता है। यानी कि और भी इंडोनेशिया है, अफ्रीका है, इन देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मतलब ये है कि झूम एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो डेफिनेटली भारत में अकेला नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में होती है, जो खास करके जो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर के कंडीशंस वो एक मेन ऑक्यूपेशंस के रूप में फॉलो करते हैं। भारत के बारे में और कहता है कि भारत में जो प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ जो कल्टीवेशन है इसे व्यवहार या दाहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पोडू के नाम से, पेंडा के नाम से आंध्र प्रदेश में, पामाडावी और कोमन ब्रिंगा इन उड़ीसा में जाना जाता है, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में जाना जाता है। मतलब ये अलग अलग वैसे नाम हैं जो कि आपको बताया हुआ है, जहाँ पर कि इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अलावा कहता है कि can you name the types of farming Rinja's family is engaged in? Can you enlist some crops which are grown in such farming? यानी कि इस तरह के कंडीशंस में जो आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि जो ऊपर में जो एक दिया हुआ है जिसमें देख सकते हैं कि रिंजा लिव्ड with her family in the small village at the outskirts of Difu in Assam. She enjoys watching her family members clearing, slashing, and the burning a patch of the land cultivation. She often helps them in irrigating the fields with water running through the bamboo canal from the, मतलब ये है कि आसाम की एक फैमिली के बारे में बता रहा है
जहाँ पर कि खेती का जो तरीका है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, और किस तरह से इरिगेशन के काम में वहाँ पे दिखा रहा है कि बांस को यूज़ किया जाता है, उस तरह के कंडीशंस के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस अगर हम फार्मिंग की बात करें, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग होता है यह ऐसे क्षेत्र में की जाती है जिस पर कि जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जनसंख्या पर दबाव अधिक होने के साथ साथ इसमें जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसमें काफ़ी हाई लेवल पे बायोकेमिकल्स यूज़ होता है, बड़े लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है, लेबर्स की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की जो कंडीशंस है वो सफिशिएंट चाहिए होता है। तो इसका जो मेन एक जो बड़ा मकसद निकल कर के आता है वो ये कि इसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी का जो टारगेट होता है वो भी कहीं ना कहीं हाई होता है। तो ये सब सारे वो कंडीशंस हैं। और इसी तरह से जैसे लिखा है कि इंटेंसिव जब सब्सिस्टेंस अगर हम फार्मिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो लिखा है कि कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस। मतलब ये कह रहेगा कि क्या तुम भारत में कुछ ऐसे राज्यों का नाम बता सकते हो जहाँ पर किस तरह की खेती की प्रैक्टिस की जाती है। तो डेफिनेटली की जाती है, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आपको मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग का जो एरिया है भारत में, उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम आता है। इस तरह की ज़मीन की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो कहता है क्या कि दाऊ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव जनरेशंस हैज़ rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum outputs from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. देखिए इस ज़मीन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं इस ज़मीन की जिसमें कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या होता है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए घर के जो बड़े बुज़ुर्ग जो थे, उनके मान लीजिए 3 या 4 लड़के थे, उनके पास सपोज़ करो कि कुछ ज़मीन का जो हिस्सा था या ज़मीन के जो टुकड़े थे उनके पास, उनके बाद जो बेटे हुए, तो वो जो ज़मीन होता है उसमें क्या होता है कि उन लड़कों के बीच में बँट जाता है। फिर सपोज़ करो कि उनकी एक पीढ़ी तैयार हुई, बाद में जब पीढ़ी तैयार हुई तो वो जो उनके फादर के ज़िम्मे में जो ज़मीन था, फिर उनके बेटों के बीच में क्या होता है कि उस ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कहीं न कहीं ज़मीन का जो साइज़ है वो छोटा होता चला जाता है, और इस ज़मीन के साइज़ के छोटे होने की वजह से क्या होता है, एक छोटे से ज़मीन में कहीं न कहीं एग्रीकल्चर या खेती को लेकर के जो प्रेशर है वो कहीं न कहीं ज़्यादा होता है। और चूँकि भारत में कंडीशंस भी ऐसी है कि यहाँ पे आपको पता है बेरोज़गारी ज़्यादा है, देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने की वजह से कहीं न कहीं ये चैलेंजेस भी काफ़ी बढ़ जाता है कि कम ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसीलिए इस चैलेंजेस के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि फिर हम भारी मात्रा में खाद या जो पेस्टिसाइड्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ, ये खेती के साथ साथ, यानी कि हम सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह हो जाता है। कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें कि आपका बड़े लेवल पे खेती की जाती है, जिसमें कि ये कहता है ना कि HYV सीड्स इसमें यूज़ होता है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। इसका मेन मकसद क्या होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी। और इस हायर प्रोडक्टिविटी जो होती है, ये प्रोडक्टिविटी सिर्फ अपने लिए ही किसान नहीं करता, बल्कि इसका ट्रेड भी करता है, व्यापार भी करता है। और ये व्यापार सिर्फ कह सकते हैं कि घरेलू ही नहीं होता, देश के बाहर भी इसे भेजा जाता है। और कहता है कि जो ये कंडीशंस है, जब कमर्शियल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो कमर्शियलाइजेशन की जो कंडीशन है वो वैरीज हो सकता है, मतलब थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में। जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स का जो कह सकते हैं कि जो कैटेगरीज है वो चेंजेस हो सकता है। जैसे कि राइस जो हो सकता है कमर्शियल क्रॉप हरियाणा में और पंजाब के लिए हो सकता है, लेकिन उड़ीसा के लिए नहीं है, क्योंकि उड़ीसा के लिए जो है ये कहीं ना कहीं सब्सिस्टेंस क्रॉप है। यानी कि अलग अलग स्टेट्स में, यानी कि जहाँ पे कंडीशंस अच्छे हैं, खेती की स्थिति अच्छी है, उसकी ज़मीन काफ़ी मतलब फर्टाइल है, और इरिगेशन की सुविधाएं अच्छी है, अगर उन पर्टिकुलर किसी क्रॉप्स को लेकर के अगर वो बड़े लेवल पे उसकी खेती करता है,
जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं सेलिंग पर्पस से या व्यापार के पर्पस से अगर वो काम कर रहा है, तो उस कंडीशंस को बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग के नाम से भी जाना तो जाता है। लेकिन वही कह रहा है क्या कि जैसे कि अगर पंजाब या हरियाणा में सपोज़ करो कि अगर राइस चावल की जो खेती है, अगर वहाँ पे कमर्शियली पर्पस से ग्रोन किया जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उड़ीसा में भी यही कंडीशन हो, क्योंकि उड़ीसा की जो कंडीशन है वो खेती के मामले में बहुत पीछे है, जिस वजह से वहाँ पे चावल की जो खेती होती है वो सब्सिस्टेंस क्रॉप के कैटेगरी में आता है। तो ये कंडीशन है, आगे लिखा है कि कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स विच मे कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। तो ऐसे आप फाइंड आउट करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो ऐसे कई सारे जो कह सकते हैं कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो आपको मिल जाएगा कि किसी स्टेट्स के लिए वो कमर्शियलाइज या कमर्शियल फार्मिंग का एक तरीका हो सकता है, जबकि वही सेम जो ग्रेन्स है वो किसी दूसरे स्टेट्स के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आ सकता है, यानी कि जीविका निर्वाह खेती जिसको कहा जाता है। इसके अलावा लिखा है कि प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, यानी कि जो कमर्शियल फार्मिंग होता है ज़्यादातर ये होता है कि एक ही तरह के जो प्लांट्स होते हैं, एक ही तरह का की जो फसल है वो बड़े से एरिया में उगाया जाता है। और इसके उगाने से कहता है क्या कि ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को चलाने में भी क्या करता है कि इस तरह के जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं वो काफ़ी हेल्प करता है। भारत में अगर हम बात करें तो जैसे लिखा है कि टी है, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशंस क्रॉप्स। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशंस क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स, यानी कि सब सारे स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे प्लांटेशंस वर्क में किस चीज़ की खेती होती है और किन किन चीज़ों को उपजाया जाता है। इसके अलावा है कि सिंस द प्रोडक्शन इज़ अ मेनली फॉर मार्केट एज वेल एज डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे कमर्शियल के हिसाब से ही जब यहाँ एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती है तो उसके लिए कम्युनिकेशन का ज़रिया अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ताकि हम पर्टिकुलर उस फसल को हम नज़दीकी के मार्केट में पहुँचा सकें। ये एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इसका एक फंक्शन है कमर्शियल एग्रीकल्चर की। आगे अगर हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की, अगर हम बात करें तो भारत में क्रॉपिंग का जो पैटर्न है, यानी कि एक ही तरह के फसल पूरे देश में एक साथ नहीं उगाया जाता, ये आप भी जानते हैं। तो नहीं उगाया जाता तो उसके भी कई सारे कारण हैं कि रीजंस ये हैं कि मान लीजिए कई जगह पे पूरे देश में जैसे पूरी मिट्टी की जो कंडीशन है वो सेम नहीं है, जैसे वेदर की जो कंडीशन है वो सेम नहीं है, जैसे टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो सेम नहीं है। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरह के जो हैं वो कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल चाहिए। तो यही एक रीज़न है कि भारत की जो कंडीशन है उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि रबी, खरीफ और जायद के नाम से जाना जाता है। रबी आप पढ़ेंगे तो पता भी चलेगा आपको कि रबी की जो कंडीशन है वो होता है विंटर सीजन में बेसिकली होता है, और अक्टूबर और दिसंबर में इसे एक तरह से बोया जाता है या इसकी खेती शुरू होती है एक तरह से ये कह सकते हैं हम। और इसे गर्मी में बेसिकली काट लिया जाता है, अप्रैल और जून के बीच में इसे काट लिया जाता है, जिसमें कि आपका गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों वगैरह आता है इसमें। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों होता है। एरिया के हिसाब से बात करें तो पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये सब सारे वो स्टेट्स हैं जिनका कि नाम इसमें आता है। खरीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप्स मानसून के आने के साथ ही क्या होती है कि इसकी शुरुआत हो जाती है, यानी कि इसकी बुआई का काम शुरू हो जाता है। शुरू जो होता है एक तरह से मान करके चलते हैं हम कि ये सितंबर या अक्टूबर में इसकी बुआई होती है। सॉरी, सितंबर या अक्टूबर में लगभग इसकी कटाई शुरू हो जाती है, और मानसून आने के साथ ही यानी कि जून के आसपास क्या होता है कि इसकी शुरुआत हो जाती है बुआई की। अक्टूबर तक या नवंबर तक इसे काट ली जाती है, जिसमें कि मुख्य फसल के रूप में आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। अच्छा, आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें जायद की अगर हम बात करें तो
जायद में आपका जो है वो हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं। हमने क्लास चलने के टाइम पीरियड में मैंने कई बच्चों से भी पूछा था, तो वो बहुत मुश्किल से जवाब दे पाते थे। शायद ये वर्ड उनके लिए कहीं ना कहीं नया होता था। तो जायद के बारे में बता दें कि ये रबी और खरीफ की जो हम बात कर रहे हैं अभी, रबी और खरीफ के बीच में लगभग ये कह सकते हैं कि बीच का जो टाइमिंग होता है, जो इस फसल के लिए सफिशिएंट टाइम होता है, और उसी समय इसकी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी होती है। इसीलिए इसको जायद के नाम से जाना जाता है। जिसमें कि इसमें आपका वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है, कुकुम्बर आता है और वेजिटेबल्स आते हैं। इसके अलावा आपके बुक्स में दिया है फॉडर क्रॉप्स भी आते हैं। तो फॉडर क्रॉप्स के बारे में बता दूं मैं आपको कि इसमें क्या है कि वो चारे की जो फसल है बेसिकली वो इसमें यूज़ किया जाता है या उगाया जाता है। और सिर्फ इसमें गन्ना कह सकते हैं कि एक ऐसी फसल है जिसे तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। तो भारत के हिसाब से अगर हम मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो मेजर क्रॉप्स में कई सारे आ सकते हैं, जिसमें कि आपका अगर भारत के हिसाब से हम बात करें तो राइस है, वीट है, मिलेट्स है, पल्सेस है, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट हो सकता है। मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि जब आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे आप, तो पढ़ने के साथ साथ जितने सारे जो मेजर क्रॉप्स का अभी हमने नाम लिया या जितने सारे जो मेजर क्रॉप्स की चर्चा आपके बुक में की गई है, उन सबसे रिलेटेड आपको चाहिए कि आप एक नोट्स बना लें। नोट से मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर हम राइस की बात कर रहे हैं तो राइस का इम्पॉर्टेंस क्या है भारत जैसे देश में, इम्पॉर्टेंस होने के साथ साथ जैसे ये भारत के किन राज्यों में उगाया जाता है, इसके लिए टेम्परेचर की क्या कंडीशंस होती है, बारिश की क्या कंडीशन होती है, इस पर आइडली आपको एक नोट्स बना लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ये सवाल पूछा जाता है कि जैसे किसी भी दो फसल का नाम आपको दे देगा और कहेगा कि इनके फंक्शंस के बारे में बताओ। सपोज़ करो कि राइस और वीट के बारे में ही आपसे पूछ दिया, तो ये इस हिसाब से आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। राइस की चूँकि बात कर रहे हैं हम, तो इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन राइस ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी कि चीन के बाद हमारा जो देश की जो कंडीशन है खास करके चावल के मामले में, राइस के मामले में, वो दूसरी कंडीशन पे है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर तक चाहिए, और इन द एरियाज ऑफ द लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है तो वहाँ पे इसकी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आपको कहीं ना कहीं इरीगेशन के सिस्टम पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और भारत को लेकर के लिखा है कि ये ज़्यादातर नॉर्थ के जो प्लेन्स एरिया हैं वहाँ पैदा की जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में पैदा की जाती है, कोस्टल एरियाज़ में भी पैदा किया जाता है। और डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क के हिसाब से अगर हम बात करें तो ज़रा आगे हम बढ़ते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया का मैप भी दिया हुआ है। इंडिया के मैप में आपको बताने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर एरिया है, माइनर एरिया है। यहाँ पे दो चीज़ों को इंडिकेट किया गया है और यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर कि बड़े लेवल पे खेती की जाती है और वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कि छोटे लेवल पे खेती की जाती है। यानी कि खेती के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन की कमी है या ज़मीन के जो साइज़ हैं वो बड़े जो एरियाज़ हैं एग्रीकल्चर के लिए उसके कंपेरेटिवली एरियाज़ छोटे हैं कहीं ना कहीं। तो लिखा है कि कैनल इरिगेशन ट्यूब बेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो द राइस ऑफ एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वैसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि बारिश कम होती है, तो ट्यूबवेल का सहारा लिया जाता है, इरिगेशन का सहारा लिया जाता है, जिसमें कैनल्स वगैरह भी आते हैं और इन माध्यमों से यहाँ पे सिंचाई की जाती है और सिंचाई के बाद एग्रीकल्चर के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। उसी तरह से वीट है आपका। फिट को लेकर के लिखा है कि ये भारत का जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये सिरल क्रॉप है और ये मेनली जो फूड क्रॉप्स के रूप में यूज़ होता है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रोन किया जाता है। लिखा है कि दिस रवि क्रॉप्स रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड द ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। यानी कि ये कह रहा है क्या कि मौसम अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। राइस के कंपैरेटिवली इसमें बारिश की जो ज़रूरत है वो बहुत कम होती है। ज़्यादातर मौसम का जो समय है वो खुला रहना चाहिए। खुला रहना द सेंस कि आकाश साफ़ होना चाहिए, बारिश कम होनी चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है कि बारिश के लिए इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर लगभग एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है।
इससे डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री इन द गंगा सतलुज प्लेन्स, यानी कि वो एरिया है जहाँ पर कि गेहूं की जो खेती होती है वो बड़े लेवल पे की जाती है, जिसमें कि गंगा सतलुज प्लेन्स एरिया है। नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सॉयल रीजन्स हैं डेक्कन का। और कहता है कि मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आपका नाम आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ दी मध्य प्रदेश। तो ये सब सारे वो स्टेट्स हैं। तो आपके बुक में जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैंने राइस और व्हीट के बारे में आपसे बातें की। इसके अलावा जैसे मिलेट्स की अगर हम बात करें, और मिलेट्स के साथ साथ आपके बुक में जो आगे दिया हुआ है मैस जे की अगर हम बात करें, पल्सेस की अगर हम बात करें, तो यानी कि आगे जो भी अभी फूड ग्रेन्स के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, जो मैंने आपसे कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि इसके लिए आपको अलग से एक नोट्स तैयार करना होगा, और अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यानी कि इससे जो जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशंस है, इसके जो फंक्शंस हैं, आप अलग से कॉपी में नोट बना लीजिए, और इसके बना लेने के बाद आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फूड क्रॉप्स एंड अदर दैन ग्रेन्स, यानी कि फूड क्रॉप्स के अलावा जो अदर भी हैं, जिसमें कि जैसे शुगर केन का नाम आता है, ये भी खाने पीने में ही कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ये ट्रॉपिकल एरिया का कह सकते हैं, या सब ट्रॉपिकल एरिया में बेसिकली इसको ग्रोन किया जाता है। इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि कंडीशंस दिया हुआ है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की कंडीशंस चाहिए, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल लगभग 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो मतलब ये है कि शुगर केन की जब हम बात कर रहे हैं तो शुगर केन से भी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके बुक में दिया हुआ है, जो मैंने आपसे कहा कि भारत में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर किसकी खेती होती है, क्या क्या टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कितनी बारिश चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप अलग से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें अगर, तो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ऑयल सीड्स की बात करें, टी की बात करें, इसके अलावा है आपका कॉफ़ी की बात करें, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप एक बार नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे मालूम है, चूँकि मैं आपको बता भी दूँ, लेकिन ये सिर्फ सुन लेने भर से ही आपको याद भी नहीं रहेगा। तो चूँकि इसको आपको याद भी रखना है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अलग से एक बार नोट्स बना लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसी तरह से आगे कॉफ़ी की कंडीशन है, लिखा है कि इन 2014 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया कॉफ़ी नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी कि लगभग पूरी दुनिया के हिसाब से अगर बात करें कि पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन हुआ था कॉफ़ी का, उसका लगभग 3.5% भारत का कंट्रीब्यूशन था। ये 2014 का एक डेटा है। इसके अलावा ये भी लिखा है कि इंडियन जो कॉफ़ी है उसको एक अच्छी क्वालिटी के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो ही जो मैंने आपसे कहा, इस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं आप उसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके आगे और भी हम बात करेंगे, तो हम मिलते हैं इसके एक नेक्स्ट वीडियो में। फिर